said, gotta be good to Gaza. Those people are suffering. We gotta be good to Gaza. We're gonna take care of that. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दो बयानों ने मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में आपको मालूम ही है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच आए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने दावा कर दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को सीज फायर में तब्दील कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब ऐसा ही कुछ इशारा इजराइल और गजा के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर है। उन्होंने जो बयान गजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर दिया है, फिलिस्तीनियों को लेकर दिया है, यकीन मानकर चलिए इजराइल को न केवल नागवार गुजर रहा है, खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अपने पूरे प्रोग्राम को डोनाल्ड ट्रंप ने बदल लिया है, जिसके बाद हालात ये हो गए कि नेतन्याहू के करीबी फूट फूट कर रोने लगे हैं। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि मिडिल ईस्ट में इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। कतर, सऊदी अरब, तमाम जगह जगह जा रहे हैं, बड़े महंगे महंगे उपहार मिल रहे हैं। जो इजराइल समर्थक है अमेरिका के अंदर, वो भी कैसे छाती पीट रहे हैं, ट्रंप ने ये सब क्यों किया और आखिरकार उनकी मंशा क्या है, आज इस रिपोर्ट में, वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैंने पहला जो आपको बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, अचानक से सीज फायर का ऐलान, लेकिन हर कोई ये बेचैन था कि सीज फायर का ऐलान तो पाकिस्तान अपनी तरफ से करेगा, हिंदुस्तान अपनी तरफ से करेगा, लेकिन अचानक से पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, तो वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बयान सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस बयान को सुनिए। इसी बयान ने बवंडर लाकर खड़ा कर दिया और इजराइल को रोने पर मजबूर कर दिया। Those people are suffering. We got to be good to Gaza. We're going to take care of that. There's a very big need for medicine, food and medicine, and we're taking care of it. दरअसल ये अब याद कर रहे हैं, दरअसल में आपने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ली तो उसके बाद बात, पहले जब चुनाव लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और बात थी, लेकिन जब सत्ता में आए तो कुछ और थी। ये और इजराइल समर्थक बन रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन लोग बड़ा बेचैन है। जनवरी से अगर लगाएं 20 से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, ये सब कुछ बदल कैसे गया? तो उसके पीछे की कहानी है शांति का नोबेल पुरस्कार। जी हां, अब ये अपने आप को ये शांति दूत साबित करने में डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, एक तो न्यूक्लियर पावर संपन्न, यानी परमाणु हथियारों से संपन्न 2 देश, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को यूं खत्म करवा दिया मैंने, मैं शांति दूत हूं। फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, रशिया, रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति वार्ता शुरू हो गई है, मैं शांति दूत हूं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल और गजा के बीच, मैंने गजा में पीड़ितों के बारे में सोचा, मेरा दिल टूट गया, मैं रोने लगा, इस तरह ये हालात, मैं शांति दूत हूं। तो इस मनोकामना के साथ, इस इच्छाओं के साथ, प्रबल इच्छाओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। लेकिन नोबेल पुरस्कार से पहले उन्हें कई चीजों से गुजरना होगा। इच्छाएं बुरी नहीं, इच्छाएं इंसान को पैदा करके रखनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या क्या खबर छपने लगी। द जेरूसलम पोस्ट ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप टू अनाउंस यूएस रिकॉग्नाइज फिलिस्तीनी स्टेट, गल्फ डिप्लोमेटिक सोर्सेज क्लेम। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अमेरिका जल्द ही फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर पहचान देने वाला है। गल्फ डिप्लोमेट जो है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा है। ADAM नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक और ट्वीट किया और क्या दावा किया, ट्रंप फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। खाड़ी के एक राजनयिक सूत्रों ने बताया, पूरा इंग्लिश में हिंदी में कर रहा हूं कन्वर्ट, कि ट्रंप जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देने के बारे में एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, कि अमेरिका ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर पहचान दी। यह ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप पर जासूसी करने, उनके लोगों को उनके खिलाफ करने और ईरान के साथ युद्ध शुरू करने और ईरान के साथ अमेरिकी परमाणु वार्ता को विफल करने के प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप के लिए यह भी बहुत अपमानजनक है कि उन्हें हर दिन नेतन्याहू बिच लिखा हुआ है, इसमें कहा जाता है। मुझे समझ है कि यही विरासत चाहते हैं और इन सब के बीच वाकई बड़ा हास्यास्पद है कि अगर ऐसी सारी चीजें बदलें, क्योंकि काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। इसके बाद जरा इनके बारे में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। And the regime that runs it. They're terrorists. They keep threatening to destroy us and our friends, the Israelis. They're trying to get nuclear weapons and put them on intercontinental ballistic missiles. We reject it. I speak. Adam, the better them
वेल नॉट हैपेंड, अच्छा होगा ये ना हो। मार्क लेविस है, वो रोने लगे उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जिसमें लिखा है कि ट्रंप जल्दी ही, जो इंटरेस्ट है अमेरिका ज़्यादातर इजराइल से ज़्यादा मिडिल ईस्ट में अब शांति को लेकर एक अलग तरीके का व्यवहार अपना रहा है, उसको लेकर बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। मार्क लेविन अब रोते हुए छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हो गया है कि अगर ये क्या हो गया, मतलब इजराइल एक तरीके से अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इजराइल के आर्मी रेडियो की तरफ से साइलेंस सिर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया है कि इजराइल की जो आर्मी रेडियो है उसने दावा कर दिया बिना अमेरिकन सपोर्ट के, इजराइल को जो सपोर्ट किया, इजराइल को जो सपोर्ट करा था अमेरिका, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो यकीन मानकर चलिए हमास 2 हफ्ते के भीतर ही हमास वुड हैव टेकन ओवर टेल अवीव इन 2 वीक्स, यानी सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर हमास तेल अवीव पर कब्जा कर लेता। और ये कोई और नहीं कह रहा, पढ़िए इजरायली आर्मी रेडियो की तरफ से कहा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है जब से थोड़ा रुख परिवर्तित नजर आया। इस दौर में क्या वाकई नेतन्याहू अकेले पड़ गए, क्योंकि एक मुलाकात ने और इजराइल को टेंशन में डाल दिया। देखिए पहले ये तस्वीर निकल कर आई, आवाज नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने कहा सऊदी अरब के युवराज सलमान ने ट्रंप का देश में पहुंचने पर स्वागत किया, मिडिल ईस्ट में इस समय मौजूद है, लेकिन खास बात यह है कि इजराइल जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। एक होता है ना, एक संदेश दिया जाता है कि मैं आपके देश में आया हूं, ये मिडिल ईस्ट से कितना दूर है यहां से, चले जाए, लेकिन नहीं, वहां नहीं जाने का प्रोग्राम है। आगे आकाश राठौर ने भी लिखा डोनाल्ड ट्रंप को कतर सरकार की तरफ से 3500 करोड़ रुपए लगभग $400 मिलियन की कीमत वाला एक लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट उपहार के रूप में मिलने की खबर है। इसे फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी उपहार माना जा रहा है। लेकिन इसकी भी खबर अमेरिका से दिखाऊंगा कि अमेरिका में जो इजराइल परस्त है वो कैसे परेशान है। विमानों की समस्या, वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 एयर फोर्स 1 विमान 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। नए विमानों बोइंग 7478 का ऑर्डर दिया गया, लेकिन उनकी डिलीवरी 2027-28 तक संभव नहीं है और ये प्रोजेक्ट $2 बिलियन से ज्यादा की लागत के साथ देरी का शिकार है। वैकल्पिक समाधान क्या है, कतर का ये जेट अस्थायी रूप से एयर फोर्स 1 के रूप में उपयोग इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अमेरिकी सरकार को नए विमानों के लिए अतिरिक्त खर्च बचाने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने इसे मुफ्त उपहार बताकर इसका बचाव किया और कहा कि यह रक्षा विभाग के लिए फायदेमंद है। अब देखिए इसका आगे क्या है। कतर ने 2018 में भी मैं तुर्की को भी इसी तरह का एक बोइंग 7478 उपहार में दिया था, जो उनकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आगे क्या होने जा रहा है समझिए। मुलाकात, एक और मुलाकात, कतर इज प्रिपेयरिंग मैनी गिफ्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट। 200 से 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इनका पूरा ये क्यों किया जा रहा है, आने वाले वक्त में किसके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे बताऊंगा। अब ट्रैक एपिक है, कोरी बुकर है, यूएस सीनेटर यानी सांसद न्यू जर्सी से। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दावा किया है कि अगर आप $900 का कोई भी उपहार किसी देश से लेते हैं तो हमारे संविधान यानी अमेरिकन संविधान के खिलाफ है। ये सारा का सारी, ये कौन है, ये प्रो इजरायली लॉबी है। ये प्रो इजरायली लॉबी की तरफ से रिसीव फ्रॉम द प्रो इजरायली लॉबी, ये दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बध जाते हैं, तो ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, मिरियाम एडल्सन गिव्स $100 मिलियन टू ट्रंप कैंपेन मेकिंग गुड ऑन रिपोर्ट प्लेस। Zionists are losing their shit over Trump taking a plane from Qatar, which is strange because they loved it when Miriam Adelson bribed him $100 मिलियन। तो कुछ इस तरीके से हालात बदलते नजर आए। अब देखिए एक बयान और आया अमेरिका की तरफ से, वो भी बेचैन करने वाला, सुनिए। Netanyahu has a different idea. His idea is we captured the Palestinian lands in 1967 and we're never going to give them back. So we're just going to rule over the Palestinians. He says we're going to keep the land. There will be resistance. Hamas, Hezbollah, other militant resistance. What will we do about it? You can't really fight the terrorists, he says. और अगर नेतन्याहू एक महान लेकिन खतरनाक प्रेसिडेंट है 21वीं सेंचुरी में, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पिछले 20 साल से चला रहे हैं। ये कोई और दावा नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? जेफी सैच कर रहे हैं। वो कहते हैं एंड कॉस्ट अस $1 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। Israel is using the US as if our military is in their hand and in effect it is. उन्होंने कहा कि उस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे हमारे देश की आर्मी उनके हाथ में, और ऐसा हो भी रहा है। ये काफी बदलाव, एक एक बयान बड़ा दिक्कत खड़ी हो। जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देख लीजिए। दरअसल बीबीसी के दफ्तर के बाहर
खड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा है बीबीसी पर आरोप लगाया, उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जो इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा उस तरीके से। उन्होंने अपील किया है कि बीबीसी अगर रिपोर्ट करे तो ठीक से रिपोर्ट करे, जिसमें बताए कि इजराइल गजा के अंदर क्या क्या कर रहा है। नमस्कार।